नमस्ते 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 सर, नमस्ते। परेशान हूँ। अरे सर, बहुत समस्या चल रही है जीवन के अंदर। मतलब एक बार सीरिया की तो पूरी बैंड बजी हुई है। क्या चल रहा है सीरिया के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। रशिया ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, 200 लोग मार दिए। सीरिया ने रशिया को कुछ जवाब देना था, लेकिन सीरिया ने एयर स्ट्राइक कर दी, मिसाइल स्ट्राइक कर दी अपने इसराइल के ऊपर। अब जब सीरिया ने इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करी और मिसाइल्स वहां पर दागी, तो बदले में इसराइल ने भी सीरिया के ऊपर दाग दी मिसाइलें। अब ये गड़बड़ झगड़ा तो हो ही रहा था वहां पे, लेकिन इसराइल ये कह रहा है कि उसने सीरिया के ऊपर दागी नहीं है, उसने ईरान के ठिकानों पे दागी। अब सीरिया के अंदर ईरान क्या कर रहा है? और सीरिया के अंदर तो आपको पता है सर, अमेरिका भी है, सीरिया में रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, सीरिया की खुद की भी गवर्नमेंट है। तो अब किसका क्या है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीरिया की जियोपॉलिटिक्स तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। सर प्लीज आप इसके बारे में बताओ कि कैसे क्या है, सीरिया के ऊपर किसने क्यों अटैक करा, सीरिया ने क्यों इसराइल पे अटैक करा, और इसराइल ने क्यों वापस सीरिया पे अटैक करा, और ईरान का नाम कहां से आ गया? सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज सर आप ये बात बताओ। देखो, तुम्हारे इस सवाल के पीछे बहुत सारे सवाल हैं कि सीरिया में एक्चुअल में राज किसका है, रशिया ने एयर स्ट्राइक क्यों करी, सीरिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अमेरिका का क्या रोल है, और इसराइल और रशिया के बीच में रिलेशनशिप इतना तनावपूर्ण हमेशा क्यों बना रहता है। तो इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के लिए तो अपन को अपना ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, यहां पर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए सीरिया के लिए। पहली बात, सीरिया में एक देश होते हुए भी 5-6 सरकार इंडिपेंडेंट चल रही है। एक बशर अल अहमद की सरकार है, जो वहां की लोकतांत्रिक सरकार है, जिनको आप सीरियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरी कुर्दिश लड़ाके हैं, उनके पास कुछ लैंडलॉक है, वो वहां पर अपना राज शासन चला रहे हैं। कुछ वहां पर आईएसआईएस के कब्जे में सरकार है, कुछ वहां पे राइबल्स ग्रुप हैं, उनके कैप्चर के अंदर कुछ लैंड है, तो वो वहां पे अपनी सरकार चला रहे हैं। तो इस तरीके से एक ही सीरिया के अंदर कुछ 5-6 तरीके की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली चल रही है। हर देश इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट में लगा हुआ है। और यकीन मानिए, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जो आग लगी हुई है वो सीरिया के अंदर ही लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे उग्रवादी संगठन एक्टिव हैं, जो केवल मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इस समय खतरा है। एक तरफ यूएसए है, जो वहां पर कुर्दिश लड़ाकों का सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ रशिया है, जो वहां पर बशर अल अहमद सरकार को सपोर्ट करता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। कुछ ही दिन पहले रशिया ने एयर स्ट्राइक करी सीरिया के ऊपर और 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, ऐसा रशिया ने कहा। रशिया ने कहा ये एयर स्ट्राइक हमने इसलिए करी क्योंकि आने वाला जो चुनाव है मई के अंदर, उसके अंदर ये आतंकवादी ग्रुप उसको परेशान करने वाले थे, वहां पर कुछ वायलेशन करने वाले थे, ये अनस्टेबिलिटी करना चाहते थे। और रशियन गवर्नमेंट सीरियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करती है, बशर अल अहमद साहब को सपोर्ट करती है, और इसलिए उन्होंने इस चुनाव में कोई भी खलल न हो, इसलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक करके इन आतंकवादियों को मार गिराया। ये आपको एक बात इसमें और ध्यान रखनी चाहिए, यूएसए जो है वो बशर अल अहमद को सपोर्ट नहीं करता, वो कुर्दिश लड़ाकों को सपोर्ट करता है, उनके पास अलग टेरिटरी है। यहां पर रशिया ने जो एयर स्ट्राइक करी, इसमें 200 से ज्यादा मिलिटेंट उन्होंने मार गिराए। ये रशियन गवर्नमेंट का दावा था कि ये उन्होंने चुनाव के लिए। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया ये एयर स्ट्राइक उन्होंने इसलिए करी क्योंकि रशियन 2 सोल्जर्स को इन आतंकवादियों ने मार गिराया था, रेगिस्तान में इनको मार दिया गया था, इसका बदला लेने के लिए करी, बल्कि कोई चुनाव में धांधली रोकने के लिए इन्होंने नहीं करा। बहरहाल इसमें 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 15 से ज्यादा ट्रक तबाह हो गए, और बहुत सारा एम्यूनेशन रशियन गवर्नमेंट ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। इतना मामला ठंडा पड़ा ही था कि सीरिया की जो गवर्नमेंट है उसने एयर स्ट्राइक करी, कुछ मिसाइल्स दाग दी इसराइल के ऊपर। वो मिसाइल कहां जाके गिरी? वो मिसाइल्स गिरी डिमोन नाम के एक एरिया के पास में, वहां पर इसराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर है। जी हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर एक भी मिसाइल न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर गिर जाती तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी। लेकिन आप सबको पता है इसराइल के पास बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो सारी की सारी मिसाइलें इसराइल गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि उन्होंने हवा में ही मार गिराई और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो डिमोन एरिया के पास उन्होंने सीरिया ने मिसाइल गिराई और कहा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर के पास गिराई। इसके ही जवाब में
इजरायली गवर्नमेंट ने सीरिया के ऊपर अटैक करा और बहुत सारी मिसाइलें सीरिया के ऊपर भी डाली। लेकिन वापस यहां पर सीरियन गवर्नमेंट ने करा कि हमारे पास भी अच्छा है डिफेंस है और हमने भी इजराइल की सारी मिसाइलें जो हैं वो हवा में गिरा दी। अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए हमको कि सीरिया के पास इतनी पावर और इतनी आर्मी नहीं है कि वो डायरेक्टली इजराइल से भिड़ सके। तो सीरिया ने मिसाइल क्यों दागी? सूत्रों की माने और इजरायली गवर्नमेंट की न्यूज की माने तो ये अटैक जो किया है वो सीरियन गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि वहां के ईरानी ग्रुप ने करवाया है। ईरान और इजराइल के ऊपर वॉर चालू है, कोल्ड वॉर चालू है। कुछ ही दिनों पहले ईरान के परमाणु संयंत्र के ऊपर हमला हुआ था, या साइबर अटैक आप उसको कह सकते हो, और उन्होंने कहा था कि ये इजराइल ने करवाया है। अब इजराइल ने कुछ साइंटिस्ट भी इनके मरवा दिए थे। इसके ऊपर भी ईरान काफी खफा है और कोल्ड वॉर उनके बीच में चालू है। इसीलिए ईरान ने डायरेक्टली भी इरान इजराइल से पंगे नहीं ले सकता था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और सीरिया के वहां से अटैक कर दिया। अब यहां पर आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि सीरिया और इजराइल की कोई डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होती। इनके बीच में गोलान हाइट्स का एरिया आता है जहां पर ये दोनों देश अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। हालांकि ये जो गोलान हाइट्स है अभी सीरिया गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं है, इजरायली गवर्नमेंट के कब्जे में है। तो यहां से इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हो गई। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरिया ने इजराइल के ऊपर अटैक करके एक पुराने तूफान को हवा दे दी है और बिल्कुल आग लगा दी है इस बात ने। और मिडिल ईस्ट कभी भी अब दहल सकता है, क्योंकि एक तरफ अगले महीने सीरिया में चुनाव होने वाले हैं, जिससे वहां पे वापस लोकतांत्रिक सरकार आएगी और आईएसआईएस का खात्मे की ओर आगे प्रोग्रेस होगा और कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ कुछ जंग करी जाएगी। इसमें अमेरिका का रोल है कि कुर्दिश लड़ाकों को आर्मी दो, वेपन्स दो और कुछ फंड करो जिससे वो वहां पे अनस्टेबिलिटी ला सके, क्योंकि अनस्टेबिलिटी होगी तभी तो अमेरिका के हथियार बिकेंगे, तभी तो रूस के हथियार बिकेंगे, वरना इनके हथियार खरीदेगा कौन? तो ये चाहते हैं कि हमेशा मिडिल ईस्ट में अशांति बनी रहे। मिडिल ईस्ट वाले चाहते हैं कि किसी भी तरीके से शांति कायम हो। और जो बशर अल अहमद साहब हैं वो सीधे सीधे रशिया के सपोर्ट में है। तो ये तो इसका मुद्दा है। रशियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सीरिया के अंदर यह है कि वो वहां की लोकतांत्रिक सरकार को जिताए। यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां पर हमेशा अराजकता रहे ताकि वो उसके वेपन्स भेज सके। इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि वो किसी भी मुस्लिम राष्ट्र से संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहती है और वो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर 3 एंगल हो गए। इसमें भारत का एंगल बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि रशिया भी हमारा दोस्त है, यूएसए भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा परम मित्र है। तो हम इस बीच में युद्ध में कुछ भी एक्टिव और इनएक्टिव रोल कुछ भी प्ले नहीं कर रहे हैं। मेरे को तकलीफ केवल सीरियन पीपल्स की है जो मासूम है, जिनका इस युद्ध से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन पहले उन्होंने आईएसआईएस जैसे मुस्लिम संगठन जो वहां पर काफी त्रासदी मचाई, उसके बाद ये एयर स्ट्राइक्स, उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे बम बॉम्बिंग, ये बहुत ही उनके लिए दुखद है। मेरा ये विचार है कि एक यूएन को बीच में आना चाहिए और यहाँ पर कुछ पीस डील करानी चाहिए ताकि यहाँ पर शांति कायम हो और सीरियन गवर्नमेंट फिर से एक शांति के मार्ग पर आगे बढ़े। मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और आप क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो के बारे में और सीरियन पीपल के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा।